कहानियां, कुछ कथाएं जो है वो बना रखी हैं, उससे उनकी कुछ फीलिंग्स अटैच्ड हैं, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो फोक में आती हैं। मतलब जैसे ये अपने ऑडियो को बंद कर लीजिए, जिसका ऑडियो ओपन है, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है उससे। तो फोक हम बोलते हैं जहां पर मतलब पुरानी कथाएं, कहानियों से जुड़ी कुछ लोगों की जो है फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं जिस चीज के साथ, उसको हम बोलते हैं फोक बोलते हैं हम। जैसे एक स्टेट में काफी सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, तो उन्होंने अगर अपना कुछ खास आर्ट फॉर्म बना रखा है तो वो उनका फोक आर्ट कहलाया जाएगा। तो फोक की भी दो कैटेगरी है, जैसे कल पेंटिंग्स बताई थी और डांस बताया था, वैसे ही फोक पेंटिंग्स भी होती हैं और फोक डांस भी होता है। तो ये इसमें आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि ये काफी स्टेट से रिलेटेड है और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो काफी अलग अलग जगहों से हैं। तो हो सकता है कि आपके रीजन की भी कोई पेंटिंग हो, आपको पता चले कि हाँ ये हमारे रीजन की है, तो इसमें काफी अच्छा लगता है देखकर। तो पहले जो है वो है फोक पेंटिंग्स जो है वो कौन कौन सी मशहूर है, इंडिया की कौन कौन सी खास है। अब देखिए ये है एक पेंटिंग, मैंने आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ये एक पेंटिंग है। तो कुछ लोगों को देखकर लग रहा है कि ये देखी हुई है कहीं हमने। जी, ये मधुमति दंडीगाना है। एक ये है और इसी की तरीके से ये दो पेंटिंग्स हैं, इनको गौर से देखिए। जो बिहार साइड के लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे कि ये मधुबनी पेंटिंग है। जो मैम फोक आर्ट सबसे मशहूर है इंडिया का, वो है ये फोक आर्ट, बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। अच्छा, इनको देख के थोड़ा सा देखिए, इनको ध्यान लगाइए, क्या इसमें कुछ खासियत नजर आ रही है आपको? मछली है इसमें मैम, तालाब में। मछली तो है मतलब, लेकिन इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसी चीज है जो तीनों में कॉमन है, इसको मैम ज्यादा कुछ खास वेटिंग तौर में पे उसको एडमिट उजागर कर किया गया लीजिएगा। है। मैम वेटिंग में है, कुछ एडमिट कर लीजिए उसको। अच्छा, आप इसको देखेंगे, आप इन पेंटिंग्स को देखेंगे तो इसमें कुछ खास चीजें आपको नजर आएंगी। वो खास चीज क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर कुछ ज्योमेट्री के पैटर्न्स हैं। मतलब जैसे आप ये मछली की पेंटिंग देखें तो बना तो रखी इन्होंने मछली ही, लेकिन ट्रायंगल शेप के ऊपर थोड़ा थोड़ा इनका जोर है, और लाइनें जो हैं उसके ऊपर ज्यादा जोर है। चारों तरफ का बॉर्डर है उसमें इन्होंने लाइनें बना रखी है। फिर ये जो दूसरी वाली पेंटिंग है, इसमें सर्कल पे ज्यादा जोर दिया गया है। फिर ये जो छोटे छोटे डिजाइन बनाए गए हैं वहां पर आधा सर्कल जो है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। फिर लाइनें भी बहुत सफाई से बनाई गई हैं, मतलब हर चीज जो है वो नजर आ रही है सफाई से कि क्या बनाया गया है। तो इनकी खासियत क्या है कि इसके अंदर ज्योमेट्री के जो पैटर्न्स होते हैं वो बड़े खास तौर पे नजर आते हैं, स्पेशली मधुबनी पेंटिंग में। फिर ये वाली पेंटिंग जो है इसमें तो उन्होंने पूरा सर्कल ही बना दिया। अब ये जो चारों तरफ सूरज की चारों तरफ किरणें बनाएंगे उसमें भी छोटे छोटे ट्रायंगल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, और जो चारों तरफ का बॉर्डर है उसमें भी लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं, वो नजर आ रही हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस पेंटिंग की, इसके अंदर ज्योमेट्री के पैटर्न्स बड़े खूबसूरती से नजर आते हैं। ये पेंटिंग जो है ये बिहार में काफी फेमस है, वहां पर जो जगह है मधुबनी। और ये स्टार्ट कब हुई थी, पहले जो था बिहार का जो हिस्सा अब यहाँ पर है मधुबनी में, वो पहले नेपाल में हुआ करता था। तो जब जो सीता के फादर थे रामायण में, उनका जो एक स्टेट था जनक के, वो राजा थे, तो उस टाइम पर उनके राज्य में ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये। और कौन लोग इसको करते थे कि एक कम्युनिटी थी औरतों की जो शादी नहीं करती थी और गॉड से ही अपना रिलेशन मजबूत रखती थी कि सब कुछ जो है वो हमारा गॉड है, हमारा खुदा है। तो वो ये पेंटिंग्स बनाया करती थी और अपने घरों में जो है उनके पूरे ये पेंटिंग्स बनी रहती थी। लेकिन आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन 1930 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जलजला आया। उसके बाद लोगों ने जब उनके मकानों के अंदर झांका
ये औरतें जो हैं वो दुनिया से अलग ही रहती थी, तो इनकी जब घरों को देखा गया तो उसमें पाया गया कि उनके घरों में इस तरह की पेंटिंग्स की हुई हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तो उसके बाद ये दुनिया के सामने आई थी पेंटिंग 1930 के बाद। अब इनको बनाने का तरीका भी काफी अलग सा है इन पेंटिंग्स का। इनको बनाने के लिए जो चावल को पीस कर उसका पेस्ट बनाया जाता है, ज्यादातर उनसे इसको बनाया जाता है। तो ये बड़ी और ही मेहनत से बनती है, आज भी काफी फेमस है। मतलब बाहर से अगर कोई फॉरेनर वगैरह जो होते हैं, और फॉरेन में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है इन पेंटिंग्स का, क्योंकि इनके अंदर जो सफाई है और जो बनाने का तरीका है वो हर जगह नहीं होता, इसलिए ये काफी जो है वो फेमस है इसीलिए। फिर इसमें जो है वो क्या करते हैं, ज्यादातर जो आसपास की नेचुरल चीजें हैं, फेस्टिवल्स वगैरह, उनको भी बनाया जाता है ताकि लोगों को जो है और अपने कल्चर के बारे में पता चले, जो बाहर के लोग हैं वो जान पाए इस चीज को। जैसे मैंने बताया कि ये बिहार से है, और इसमें इसकी खासियत क्या है कि इसमें ज्योमेट्री के जो पैटर्न्स है वो नजर आते हैं। फिर इसकी तीसरी खास बात ये है कि ये चावल को पीस कर उसके पेस्ट से बनाई जाती है। और ज्यादातर, जैसे कल भी बात की थी, कि जो भी पेंटिंग होती है जिस भी टाइम की होती है, वो उस टाइम के क्या चीजें हैं, क्या त्योहार है, लोग कैसे रह रहे हैं, तो वो उन सबको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो वो इसको बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ये तो बात हो गई मधुबनी पेंटिंग की, जिसको हम मैथिली आर्ट भी बोलते हैं। इसको मंजूषा पेंटिंग ही मैम कहते हैं। इसमें जेंट्स को नहीं दिखाता है, इसका नाम है। इसके बाद ये दूसरी एक और फोक आर्ट फॉर्म है। अगर आपने इसको कहीं देखा है तो बताइए, इस आर्ट को आपने कहीं देखा हुआ है इस तरह का? ये कल भी हमने एक बात करी थी, मैंने कल बताया था मिनिएचर आर्ट, जो छोटे छोटे बिल्कुल टाइल टाइप के होते हैं उसमें बनाते हैं। हाँ, छोटे छोटे, और वो पूरी कहानी बना जी देते हैं। हाँ, उस तरह की जो पेंटिंग होती है। और मैंने ये भी बताया कि जो मुगलों के टाइम की ये पेंटिंग ज्यादा मशहूर है, जो जैसे आगरा है, लाल किला है, इन सब में जितने भी महल वगैरह हैं वहां पर ये ज्यादा बनी हुई है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग जो है ये मुगलों की देन है इस तरीके से, और 16वीं सदी में ये आई थी इंडिया में। इनकी खासियत क्या है कि ये छोटी होती हैं साइज में और पूरी कहानी बता देती हैं। और इनको जो है पर्शियन स्टाइल, जैसे हमने कल बताया था, पर्शियन स्टाइल से इनको बनाया जाता है। और इनका जो दौर जब आया था, ज्यादातर अकबर और शाहजहां के टाइम पर इनको ज्यादा मतलब ये फेमस हो गई थी ये उनके टाइम पर। उन्होंने क्या किया था कि ज्यादातर जितने भी हैं आगरा वगैरह में, ये सारे काम उन्होंने उस टाइम पर करवाए थे, तो उनके टाइम के जो है वही सारे मशहूर हैं। उसके बाद क्या किया कि राजपूत जब आए राजस्थान में, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। तो अगर आप राजस्थान में जैसे जाएं, हवा महल वगैरह और जितने भी वहाँ के पैलेसेस हैं, अगर आप उसमें जाएं तो उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो मुगलों से ये सीधा ट्रांसफर हो गया था राजपूत के पास, उन्होंने भी इसको कॉपी किया था। तो ये भी एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म है जो काफी अच्छी लगती है। मेहनत से तो बनती है ये, क्योंकि एक छोटे से टाइल में ही बनाई जाती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद ये तीसरा आर्ट फॉर्म जो है, अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग कर सकता है। कुछ नजर आ रहा है आपको कि कौन सी स्टेट से बिलोंग कर सकता है ये? आंध्र प्रदेश। नहीं, इसमें क्या दिखाया गया है, जो एक ड्रेस वगैरह बनाई गई है और हाथी दिखाया गया है, उस पे बैठने का तरीका जो है। एक ही चीज में कितना राजस्थान। सारा राजस्थान चीज का है, है। इसमें हाथी भी है। हाँ, ये राजस्थान का कल्चर दिखा रहा है। आप राजस्थान में जो पैलेसेस वगैरह है वो इसी तरीके के बने हुए होते हैं जैसे सेकंड वाली फोटो में दिखाए गए हैं। और ये जो है हाथी वगैरह को पूरा कल्चर जो है, और बैठने का तरीका, ये सारी चीजें जो है वो वहीं के, ड्रेस भी वहीं की है। जी तो हम इसको वहाँ का मंजूषा एक, पेंटिंग भी कहते हैं। कौन सी पेंटिंग? मंजूषा पेंटिंग भी कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं फद। फद पेंटिंग इसको बोलते हैं राजस्थान में। जो ये वहाँ का राज, पुराना आर्ट फॉर्म है, वहाँ ये पे आप राजपूत का जाएंगे। ही है।
हाँ, राजपूत का है ये, लेकिन बहुत पहले का है। तो वहां पर जैसे पहले क्या होता था कि टेम्पल्स वगैरह, मंदिर वगैरह इतने नहीं थे, तो क्या करते थे लोग, बहुत बड़े बड़े कपड़े ले लेते थे, मतलब 30 से 15 फीट लंबे कपड़े ले लेते थे, और उसके ऊपर ये पेंटिंग करके, जैसे उसके ऊपर अपने जितने भी उनके खुदा हैं उनकी फोटो वगैरह बनाकर उसी को एक तरीके से पूजने की वहां पर ये थी, चलन था कि हर जगह तो मंदिर नहीं हो सकता, तो हम इस तरीके की चीजें बना लें, इनको साथ में अपने कैरी करें और इनको पूजें। उनका इस्तेमाल, इस वाली पेंटिंग का इस्तेमाल ज्यादा वहां पर होता था पूजने के लिए। और वहां के जो एक ये होते थे राजा पाबू जी वगैरह, उनके टाइम पर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था कि इन्होंने कहा था कि आसान तरीका है ये, लोग हर जगह तो मंदिर में नहीं जा सकते, तो इसी को मंदिर की तरह पेंटिंग करके इस्तेमाल कर ले। तो ये कपड़े पर ही होती है पेंटिंग और आसानी से हो जाती है, और इसलिए इसको इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद एक है वर्ली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ली आर्ट फॉर्म जो है, इसको आप देखिए, इसमें आपको क्या खास नजर आ रहा है इस पेंटिंग में? मैम एक वेट कर। मैम उसका टेक्स्ट दिखाइए ना मैम, आधी पेंटिंग का टेक्स्ट दिखाइए ना, क्या था वो? इसमें वही लिखा है कि राजस्थान की है, और जो बाबू जी थे वहां के, उनकी कहानियां, और ज्यादातर जितने भी हैं खुदा वगैरह टेम्पल्स उनके जो थे, उसके हिसाब से उसको बनाया जाता था। 30 से 15 फीट लंबा कपड़ा होता था उसके अंदर। मैम एडमिट कर लीजिए, कोई वहाँ पे वेटिंग में है। अच्छा, ये है वर्ली आर्ट, इसको बोलते हैं। ये वर्ली आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक आर्ट है। इसमें देखिए ये बहुत आसानी से बनाया गया है। इसमें दो ट्रायंगल से तो इंसान बन जाते हैं, दो ट्रायंगल्स को जोड़ जोड़ कर ही इंसान इसमें बना दिए जाते हैं। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि देखकर कि दूर से किसी चीज की फोटो है, मतलब परछाइयां जैसी इसके अंदर, ऐसा लगेगा कि परछाइयां हम देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो इसी से आती है कि डार्क कलर का तो बैकग्राउंड ले लेते हैं और उसके ऊपर किसी भी कलर से कर देते हैं। जैसे अगर पीछे येलो पर इन्होंने बनाया तो ब्लैक से बनाया, तो ऐसा लग रहा है कि परछाइयां हैं दूर से। और एक साइड इन्होंने ब्राउन के ऊपर व्हाइट से बनाया है। हम इसको अगर बनाना चाहें रियल लाइफ में, तो व्हाइट पर अगर हम पेंसिल से भी इसको बना सकते हैं, तो वो यही लुक देगा। ये वर्ली आर्ट कहलाता है। और ये जो है शुरू हुआ था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक ट्राइब है, वर्ली ट्राइब, और ये सबसे पुरानी, हम कह सकते हैं सबसे पुरानी फोक आर्ट है एक तरीके से। क्योंकि उस टाइम पर इंसान के पास कलर वगैरह ज्यादा नहीं थे, तो क्या था, जो भी मिल जाता था एक आध कलर, उसी से वो काम चला लेते थे। जैसे ब्लैक मिल गया तो व्हाइट मिल गया, इसी से इनकी पूरी पेंटिंग बन जाती थी, ज्यादा कलरफुल ये होती नहीं है। तो इसमें ये सर्कल ट्राइंगल वगैरह का इस्तेमाल करके इसको बनाते थे, और कोई भी एक्टिविटी इसमें दिखा देते थे। जैसे इसमें दूसरी पेंटिंग में क्या है कि वो डांस करते हुए इन्होंने दिखाया है लोगों को। कुछ लोग जो है वो पानी के घड़े लेके जा रहे हैं, कुछ लोग उसके अंदर ढोलक बजा रहे हैं, कुछ लोग घर में हैं। तो तीन चार चीजों का इस्तेमाल करके ही, कुछ ट्रायंगल बना के ही, स्क्वायर बना के इंसान बना दिए इन्होंने। तो बहुत आसानी से बनाते हैं ये पेंटिंग, लेकिन ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अब जैसे हम लोगों ने भी जिस टाइम बीएड किया था, तो हमारी आर्ट इन एजुकेशन में ये वाली पेंटिंग थी जो हमने अपने हाथों से की हुई है। इससे कैलेंडर वगैरह भी बनाए हुए हैं, सारी चीजें। तो ये मतलब देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अगर आप घर में भी इसको लगाएं तो हर इंसान इसकी देखकर तारीफ करता है। तो ये वर्ली आर्ट कहलाता है। इसमें जो है बैकग्राउंड हमेशा डार्क रहेगा और उसके ऊपर किसी भी लाइट कलर से इसको बनाया जाता है। एक पेंसिल, सिर्फ पेंसिल और रबर से भी इसको बनाया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि घर बैठे आप इसको आसानी से बना सकते हैं, और ये सबसे पुराना आर्ट फॉर्म है वर्ली जो है। उसके बाद ये है एक और आर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं गोंद।
ये जो है एमपी का आर्ट फॉर्म है। अब इसमें आप देखें तो इसकी खूबसूरती क्या है कि इसको नेचर से जोड़कर ज्यादा बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए उनके पास कोई कलर्स वगैरह भी नहीं होते। वो क्या करते हैं, चारकोल का और ये जो होता है काव डंग जो होता है और पत्तियां जो होती हैं और जैसे मिट्टी होती है रंग बिरंगी और फूलों से निकलने वाला रस है, पत्तियों को पीस कर उससे ये पेंटिंग बनाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। इसमें क्या है कि सफाई भी बहुत है, एक एक लाइन जो है वो निखर के आ रही है, एक एक डॉट जो है वो पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ डाला हुआ है। इसको हम बोलते हैं गोंद पेंटिंग। वो रूम में आती है सन ऑफ। अच्छा, अब ये देखिए आप, उसके बाद अगली एक पेंटिंग है। अच्छा, आप लोगों को कोई पेंटिंग सिर्फ मधुबनी के बाद देखकर किसी को कोई ये नहीं लगा कि ये हमने देखी हुई है कहीं पर? जबकि सब इतने अलग अलग नई नई जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट के जी हैं। मैम। जी मैम, देख रहा हूँ पीला चार वाली मस्जिद दिखाओ कितनी मुझे। मैम। हाँ, ये जो एक लखनऊ। कलमकारी है, ये जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रही है ये कलमकारी है। और ये जो है कहाँ की है, ये है यहाँ की आंध्र प्रदेश की। क्या बोल रहे हैं नदीम? क्या आंध्र बोल रही है? प्रदेश। मैं कुछ बोल रही है क्या? म्यूट करो, म्यूट। होते रहेंगे। हाँ, मिट के तो है हम। म्यूट कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। उसके बाद मुझसे फिर ऐसे बहुत आवाज भी नहीं आती है, डिस्टरबेंस रहती है ऐसे। ये जो है ये स्क्रीन पे जो दिखाई जा रही है वो कलमकारी है और ये आंध्र प्रदेश का आर्ट फॉर्म है। इसको किसी भी कलर से नहीं बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये पेन से ड्रॉ करके बनाई जाती है डायरेक्ट। और इसमें जो है ज्यादातर ये इस्तेमाल होती है आज के जमाने में, तो ये साड़ी वगैरह पर इस्तेमाल होती है। और महाभारत वगैरह के सीन है वो सब जो है वो इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये काफी अच्छी, और इसके भी दो टाइप है। एक तो मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, वहां की है ये। और दूसरी है श्रीकलाहस्ती चित्तौड़। चित्तौड़ की भी ये फेमस है पेंटिंग। तो कलमकारी जो है वो काफी फेमस इसलिए है कि इसकी साड़ीज वगैरह काफी महंगी आती हैं। ये आर्ट फॉर्म जो है वो काफी मेहनत से बनाया जाता है, कलमकारी जो है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ड्राइंग विद अ पेन, तो इसको पेन से बनाया जाता है ज्यादातर। कलर्स वगैरह इसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो सीधे पेन से यूज होते हैं और इसको साड़ीज वगैरह पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये एक आर्ट फॉर्म है। इसमें इसमें देखिए, इसमें जो है गोल्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब ये जितनी भी इसमें आपको गोल्डन चीजें नजर आ रही है ये गोल्ड कोटिंग है। और इस तरह की जो एक खासियत है ना गोल्ड का इस्तेमाल करना, वो साउथ में ज्यादा होता है। नॉर्थ के मुकाबले साउथ में गोल्ड का पेंटिंग्स में इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये ये रियल गोल्ड है मैम? हाँ, तमिलनाडु की ये पेंटिंग बोलते हैं तंजोर। तंजोर इसको बोला जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर गोल्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको डायरेक्ट घर में मंदिर वगैरह में भी लोग रखते हैं क्योंकि इसमें गोल्ड का इस्तेमाल है। और साथ में जो है वगैरह की सबकी गॉड की फोटो बनी रहती है, तो डायरेक्ट अपने घर में मंदिर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और लकड़ी के ऊपर इसको बनाया जाता है। इसको तंजौर भी बोलते हैं और थंजावुर भी इसको बोलते हैं। और ये तमिलनाडु की खास पेंटिंग है। इसके बाद ये है अगली पेंटिंग है। ये देखी होगी, जो लोग बंगाल साइड से हैं उन्होंने इस पेंटिंग को जरूर देखा होगा। इसको बोलते हैं काली घाट पेंटिंग्स। बंगाल में एक जगह है काली घाट, वहां की ये खास पेंटिंग है जो वहां बनाई जाती है। और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर उस टाइम पर जो पहले
19वीं सदी में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, सती की प्रॉब्लम थी, सती हो जाती थी औरतें, या फिर बच्चों की छोटी उम्र में शादी होती थी, चाइल्ड मैरिज होती थी। तो उस तरीके के जो इशू है वो दर्शाने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ताकि लोगों को एहसास हो कि ऐसी बुराइयां जो है वो हमारे अभी सोसाइटी में है। तो ये बंगाल की एक बहुत ज्यादा खास पेंटिंग है जिसको हम बोलते हैं काली घाट पेंटिंग्स, और लोगों के लिए ये बनाई जाती थी। ज्यादातर ये कपड़े पर और पत्तों पर बनाई जाती है। पत्तों पर अब कोई भी पेंटिंग बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये पत्तों वगैरह पर भी बनाई जाती थी, और अब ये कपड़ों वगैरह पे बनाई जाती है। तो आप कभी बंगाल जाएं तो इस तरीके के आपको कपड़े वगैरह जिनके ऊपर इस तरह की पेंटिंग हो वो आपको बहुत आसानी से वहां पर दिख जाएगी वेस्ट बंगाल में। जैसे ये मैंने इसके बारे में लिख ही दिया है कि ये बंगाल की है, और सोशल अवेयरनेस मतलब हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं उनको सामने लाने के लिए इसको बनाया जाता था, और कपड़ों और पत्तों पर इसको बनाया जाता है। मैम ये कालीघाट बंगाल में है। हाँ, कालीघाट बंगाल पेंटिंग मतलब ये वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है ना। कालीघाट बंगाल में तो नहीं है। ये बंगाल में एक जगह है कालीघाट, वहां की पेंटिंग है। हो सकता है कालीघाट नाम की जगह कहीं और भी हो, लेकिन ये बंगाल से जुड़ी हुई है। हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। हम्म? अच्छा, अब उसके बाद अगला है ये एक और, अब ये लास्ट फोक आर्ट जो है वो है, इसको बोलते हैं पता चित्र। ये उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का मतलब मिक्स है, मतलब दोनों स्टेट के लोग मिलकर इसको बनाते हैं, और ये कपड़े पर की जाती है। इसमें क्या है, खासियत क्या है कि इसके अंदर आपको जो लाइनें वगैरह हैं बिल्कुल साफ बोल्ड लाइंस नजर आएंगी। मतलब जैसे ये ब्लैक लाइन का यूज हुआ हुआ है, हर जगह आउटलाइन हुई है ब्लैक कलर से, बीच बीच में भी, तो उसका ज्यादा खास इस्तेमाल किया गया। और वहां पर जैसे ये पूरी में जो मंदिर वगैरह है, कोणार्क में जो मंदिर है, वहां पर इसका ओरिजिनेट हुआ था। ये वहां पर ये स्टार्ट हुई थी ये वाली पेंटिंग जो है, इसको हम बोलते हैं पता चित्र। और इसमें भी कहीं ना कहीं मुगलों का बहुत ज्यादा असर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें जैसे ये है ड्रेसेस वगैरह है, और जो बनाने का तरीका है कि आप छोटी सी छोटी चीज को बड़े नफीस अंदाज से बनाए। जैसे दूसरी पेंटिंग में आपने देखा है कि जो चारों तरफ का बॉर्डर है वो बहुत ही बारीक बना हुआ है, और वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो वो चीजें भी इन्होंने कहीं ना कहीं मुगलों से ली हुई थी। वो आइडिया जो है वो इनका मुगल एरा से लिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं पत्ता चित्र। पत्ता चित्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको पत्ते पर भी किया जाता है कभी कभी। वैसे तो आजकल तो कपड़े पर ही हो रहा है, लेकिन पत्तों पर भी इसको किया जाता है। तो ये तो थे सारे जो पेंटिंग्स थी वो फोक पेंटिंग्स। कौन कौन सी हैं जो मशहूर है खास खास, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मशहूर है खास वो ये है इंडिया की पेंटिंग्स जो मैंने आपको बताई है अभी। इसके बाद अब हम देखते हैं फोक डांस। अब जैसे कल बात करी थी क्लासिकल डांस की, बात करी थी कि क्लासिकल डांस कौन कौन से, हर स्टेट का एक ही होता है ज्यादातर क्लासिकल डांस, लेकिन फोक डांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग तरीके के अलग अलग कम्युनिटी बहुत सारी है इंडिया में। लोगों की जो वेराइटी है वो बहुत है, तो इसलिए फोक डांसेस बहुत सारे भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं हर स्टेट के। जैसे फॉर एग्जांपल असम की बात करें, तो असम का जो कल क्लासिकल डांस था वो था सत्रिया, लेकिन वहां का एक फोक डांस है उसको हम बोलते हैं बिहू। बिहू जो है डांस फोक डांस है, और ये जो है कब होता है, वहां पर बिहू फेस्टिवल बनाया जाता है। मतलब उनका जो न्यू ईयर है, असम का न्यू ईयर जो है वो शुरू होता है बिहू से, बिहू फेस्टिवल से। तो जब ये फेस्टिवल आता है तो लोग जो है वो वहां के बिहू डांस करते हैं, और ये उसकी स्पेशल ड्रेस होती है, इसी ड्रेस में ये किया जाता है। और बिहू फेस्टिवल तो सबको पता ही है वो क्यों बनाया जाता है वहां पर, कि जैसे जो भी उन्होंने फसल उगाई है उसकी अच्छी उपज हो उसके लिए बनाया जाता है, और आगे की सारी चीजें जो है वो पूरे साल अच्छी फसल रहे, अच्छी लोगों के अंदर जो है खुशहाली बनी रहे, तो उसके लिए बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि असम में बिहू जो है वो फोक डांस है, वहां का क्लासिकल डांस नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल गुजरात की अगर हम बात करें,
तो गुजरात का कौन सा है फोक डांस, वो है गरबा और डांडिया। ये बहुत ही कॉमन है। नवरात्रि मतलब दशहरे के जो दिन होते हैं 10-12 दिन, उसमें नवरात्रि मनाई जाती है और नवरात्रि के टाइम पे गरबा जो है और डांडिया है वो किया जाता है। और डांडिया जो है उसमें स्पेशल ये लकड़ी की जैसे ये रहती है डांडिया, ये इस्तेमाल की जाती है। और ये एक तरीके से जो इस्तेमाल किया गया था शुरू में, तो ये एक तरीके से मतलब लड़ाई जो उस टाइम में थी आपस में कम्युनिटीज के बीच में, उसको ये कहीं ना कहीं दिखाती है डांडिया, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद गरबा जो है वो जो ये है लॉर्ड दुर्गा जो है, दुर्गा जी, उनको खुश करने के लिए भी लोग करते हैं इसके दशहरे के टाइम पर। और रावण का जो वध होता है उसकी खुशी में भी इसको मनाया जाता है। तो डांडिया और गरबा जो है वो फोक डांस गुजरात के हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का कोई ना कोई फोक डांस है ही। तो मैंने यहाँ पर जो है खास खास कुछ कुछ 98 आपको स्टेट है। मैम। उसके बाद जैसे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में घूमर। अब घूमर तो सभी जानते हैं, मूवीज में भी कितना दिखाया जाता है। तो जो ये येलो सबसे ऊपर वाली जो पेंटिंग है वो घूमर है। अब इसको घूमर इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर लेडीज जो हैं वो काफी मतलब इस तरीके के लहंगे पहनती हैं, इस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं कि वो घूमने के बाद काफी फैल जाती हैं। तो उसको घूमर इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर घूमना ज्यादा होता है और जो ड्रेसेस होती हैं वो भी पूरा सर्कुलर शेप ले लेती हैं घूमने के बाद, तो इसको घूमर बोलते हैं। फिर एक होता है कलबेलिया। जैसे ये लेडी ब्लैक कलर के ड्रेस में डांस कर रही है, वो कलबेलिया डांस है। ये वहाँ की एक कम्युनिटी है जिनको हम बोलते हैं सपेरे। इनका काम होता है कि ये सांप को पकड़ते हैं और इसका जो जहर वगैरह जो वो बेचते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है इनका ये डांस फॉर्म है कलबेलिया। इसकी ड्रेस भी इसीलिए ब्लैक कलर की जैसी है क्योंकि ये सांप वगैरह को ये पकड़ते हैं, सपेरे होते हैं। और जो इसकी जो डांस करने का जो तरीका है वो भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो आदमी बीन बजा रहा है वो सपेरा है और जो लेडी जो है वो डांस कर रही है वो नागिन है। तो इस तरीके से ये आपस में ऐसा ही लगेगा कि सपेरा डांस ही कम्युनिटी जो है वो सांप पकड़ती है राजस्थान में। उसके बाद है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो ये भी आपने देखा होगा, कोई मेला वगैरह दिल्ली में लगता है तो ऐसे लोग आपको नजर आते हैं कि इस तरह का कॉस्ट्यूम पहने हुए आर्टिफिशियल एक घोड़ा टाइप का उन्होंने बनाया होता है और वो उसको पहनकर डांस वगैरह दिखाते हैं। तो राजस्थान में कोई भी शादी वगैरह होती है तो इन लोगों को बड़ा स्पेशली बुलाया जाता है क्योंकि इनको काफी शुभ माना जाता है इस तरह के डांस को शादी वगैरह में करने के लिए। इसको बोलते हैं कच्ची घोड़ी। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें, अब ये भी काफी आपने देखा होगा, जो सबसे पहला इसके अंदर डांस फॉर्म है ये वाला, इसको बोलते हैं छऊ। छऊ जो है ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है। ये वहाँ वहाँ के मयूरभंज एक वहाँ पर ये डांस किया जाता है और ये एक तरीके से मार्शल आर्ट का ही हिस्सा माना जाता है वहाँ पर। जैसे कोई भी दो कम्युनिटी है और उनके बीच में लड़ाई हो रही है तो इस तरीके के सीन जो है वो इस डांस में दिखाए जाते हैं। इनका जो कॉस्ट्यूम है वो भी इसी तरीके का होता है। जैसे आप देखें इनके हाथ में धनुष वगैरह हैं, तो ये एक तरीके से लड़ाई को दिखाते हैं। छऊ जो है ये उड़ीसा का काफी फेमस डांस है। उसके बाद ये जो एक दिख रहा है आपको फोटो, इसके अंदर लोगों ने अपने आप को टाइगर की तरह पेंट कर रखा है। ऐसे लोग भी कभी कभी हमें हमारे स्टेट में भी दिख जाते हैं कि कोई इंसान जो है वो टाइगर का पेंट करके घूम रहा है, डांस दिखा रहा है। तो ये उड़ीसा का फोक डांस है और जो कम्युनिटी इस डांस को करती है वो ज्यादातर जो है, अब इसके ये सब सारे डांस फॉर्म जो है आज के जमाने में खत्म से होने लगे हैं। तो गरीबी और इन सब की वजह से क्या है कि ये अपने स्टेट में ही परफॉर्म करने के बजाय इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाके परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं बाघ नाच या फिर टाइगर डांस, इसको हम बोलते हैं। फिर ये है एक तीसरा जो है, इसको बोलते हैं धाप। धाप जो है संबलपुर का डांस है उड़ीसा में और वहाँ की एक ट्राइब है, उनके द्वारा मतलब उनके थ्रू ये किया जाता है। और इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज कर रखा है
जैसे इनके पास ढोलक है और ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज कर रखा है इसको बोलते हैं धप, वहां पर बोलते हैं, तो उसके नाम पर इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के 3 फोक डांस है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, क्योंकि जितनी कम्युनिटीज हैं उतनी उनकी कथाएं कहानियां हैं और उतनी उनकी फोक जो है पेंटिंग्स हैं या डांस हैं। तो ये उड़ीसा का हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में हर स्टेट का डांस है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर क्या होता है, उनका है भांगड़ा है, और दूसरे स्टेट्स में अगर हम बात करें यूपी वगैरह में उनके दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं। तो हर जगह के अपने अलग अलग एक वैरायटी है, तो आर्ट है। ठीक है, तो ये तो आज मैंने आपको जो बताया वो बताया। कल मैंने आपको बताया था क्लासिकल बंगाल का फोक डांस क्या के है? बारे में, और आज बताया है फोक आर्ट और फोक डांस के बारे में। अब हमारी एक कैटेगरी बचती है कंटेम्प्ररी, मतलब अब प्रेजेंट में क्या है। ये तो थोड़ी पुरानी चीजें थी, तो पहले के जमाने से चली आ रही थी। अब कुछ नई चीजें वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। आपको जो काम दिया वो आप करते रहिए, और सिराज अटेंडेंस भेज दीजिएगा आज मुझे।